देखिए, आप लोग का चैप्टर है द दिल्ली सल्तनत। पूरे ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली सल्तनत आई कैसे, कब से स्टार्ट हुई। 1191 में, आ रही आवाज? 1191 में आपने मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा, बहुत बार पढ़ा रखा है ना बेटा। मैंने पूछा आपसे, बोला आप सुना है, तो बोलो हाँ बस, क्योंकि है ना टाइम लिमिटेड होता है समझाने के लिए बेटा। तो 1191 में क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का राजा था, समझ रहे हो ना। अफगानिस्तान का नाम सुना होगा आपने, पाकिस्तान के ऊपर है। तो वहां से आकर के उसने भारत पे अटैक किया, इंडिया पे। और उस समय यहाँ पर दिल्ली में तोमर डायनेस्टी का राज्य था। तोमर ये राजपूत लोग होते हैं, जैसे सरदा है ना, सरदा की भी जैसे कास्ट है, राजपूत है, सिंह है। तो इसी तरह से पृथ्वीराज चौहान भी राजपूत कैटेगरी के थे। उसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान उस समय दिल्ली के समझ लो एक तरह से राजा थे। उनकी लड़ाई किससे हुई? मोहम्मद गौरी ने हमला किया। तो पहली जो तराइन, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो हुआ 1191 में हुआ। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? 1191 में, 1191 में, ठीक है। उस युद्ध में या उस वॉर में, बैटल में, मोहम्मद गौरी हार गया। मोहम्मद गौरी को हरा के पृथ्वीराज चौहान ने कैद भी कर लिया। लेकिन वही बात नहीं होती है, पहले के राजा महाराजा लोग बड़े बड़े आदर्श वाले होते थे, उसूलों वाले होते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया, छोड़ दिया कि जाओ, मैं तुमको निहत्थे पर मैं वार नहीं करता, मैं राजपूत हूं, जैसे नहीं बोलते थे फिल्मों में, फिल्मी डायलॉग, उसी टाइप का। छोड़ तो मोहम्मद गौरी ने ये बोला था पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है, कि तुम या तो मुझे मार दो, अगर मैं तुमसे हारा हूं तो आप मेरा कत्ल कर दो, मुझे मार दो, नहीं तो अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ा और मैं दोबारा आया तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। बात समझ रहे हैं? हो गया भाई, छोड़ दिया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने, मोहम्मद गौरी फिर चला गया अफगानिस्तान। और यहाँ पर सब तो देख के गया ही था कि कितनी सेना है, क्या है, किस तरह से। दोबारा एक साल के बाद 1192 में आया। 1191 में हार के गया था और फिर तराइन में ही आया। तराइन जगह है यहाँ पर हरियाणा के आसपास, वहां पर फिर से युद्ध हुआ, द बैटल ऑफ तराइन सेकेंड, द्वितीय तराइन का द्वितीय युद्ध, दूसरा युद्ध। उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और पृथ्वीराज चौहान जंगे मैदान से, वॉर के मैदान से भागने लगे और फिर इनका कत्ल कर दिया, ठीक है। तो ये पहली बार थी की बात है जब कोई मुस्लिम शासक, कोई भी मुस्लिम एम्परर या मुस्लिम इन्वेडर, इन्वेडर मतलब कि आक्रांता, जो बाहर से घुसपैठिया होता है ना, बाहर का कोई देश का हो, किसी तरह आपके कंट्री में घुस जाए, उसको घुसपैठिया इन्वेडर कहते हैं। तो पहली बार था कि कोई मुस्लिम इन्वेडर हमारे देश में आया और यहाँ का राजा बन गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने देखा है ना मैप, मैंने आप लोगों को तो बहुत बार पढ़ाया है, मैप पे देखा होगा, इंडिया का मैप। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये इलाका याद है ना आपको, जो उत्तर भारत का है। तो नॉर्थ इंडिया में ही केवल उसकी सत्ता थी, ठीक है। अभी कुछ ही समय बीता था, यहाँ पर वो कुछ दिन राज्य किया। तो 1206 में, 1206 में क्या हुआ कि उसका जो भतीजा था ना मोहम्मद गौरी का, ठीक है, उसने अफगानिस्तान, जो कि इसका मेन राज्य था, जहां देश था, जहां का ये राजा था, यहाँ पर आया था, वहां पर विद्रोह कर दिया उसने, ठीक है। विद्रोह मतलब बेटा वहां पर क्या है ना, अब वो कहता था कि मैं ही वहां का राजा, उसने अपने आप को वहां का है ना सुल्तान डिक्लेयर कर दिया, राजा, किंग डिक्लेयर कर दिया अफगानिस्तान का। ये तो यहाँ इंडिया में बैठा हुआ था दिल्ली में मोहम्मद गौरी। और एल्दौज, एल्दौज उसके भतीजे का नाम था। किसके भतीजे का? मोहम्मद गौरी के भतीजे का नाम एल्दौज। तो एल्दौज ने अपने आप को अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी उस समय या कैपिटल गजनी थी, ठीक है ना, तो वहां पर अपने आप को वहां का राजा डिक्लेयर कर दिया।
तो इसने सोचा कि हम जा करके उस विद्रोह को या जो भी म्यूटनी हुई है उसको दबा दें जा करके, और फिर से लौट करके आ जाएंगे इंडिया में। तो मैं आपको बताऊं, उस समय उस दौर में एक ट्रेडिशन फेमस था कि मान लो जिस तरह हम लोग कैसे तरबूज, गोभी, टमाटर खरीदते हैं, उस जमाने में स्लेव या दासों को, गुलामों को खरीदा बेचा जाता। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास था, उसका स्लेव, स्लेव समझते हैं ना, दास या गुलाम, उसने खरीदा था। और जिस भी गुलाम को खरीदा जाता था ना, जैसे मान लो आपने किसी को खरीदा या किसी ने और ने खरीदा, तो जो गुलाम होगा अपने मालिक का जो कहेगा वो करेगा। खेती बाड़ी का काम करना, युद्ध में लड़ने का काम करना, है ना, सारा काम। तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसका इतना ज्यादा फेथफुल स्लेव था, इतना विश्वसनीय, विश्वास पात्र, भरोसेमंद दास था, कि उसको बोला कि मैं जाता हूं गजनी अफगानिस्तान, वहां पर सारा विद्रोह दबा देता हूं, लौट के आऊंगा, तब तक तुम यहाँ भारत का, है ना, इंडिया का जो भी है तुम देख रेख करो, ठीक है। तो ये जैसे 1206 की बात कर रहा हूं मैं, 1206 में यहां से वो गजनी लौट जाता है। और जैसे ही अभी इंडिया से बाहर निकलता है ना, तो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे साल्ट रेंज है, मतलब नमक का पहाड़। ये ब्लैक सॉल्ट खाते हैं ना हम लोग, काला नमक जो खाते हैं, तो ये पूरी दुनिया में बहुत कम ही जगह है, और पाकिस्तान में दुनिया में सबसे अधिक पाया जाता है। वो एक वो मिनरल होता है ये, तो पूरे के पूरे पहाड़ होते हैं, उसमें से खोद के निकालते हैं। तो साल्ट रेंज में खोखर, एक ट्राइबल जो होती है ना, आदिवासी जनजाति जो होती है, लुटेरे होते थे वो। उन लोगों ने क्या किया कि इस पे अटैक कर दिया मोहम्मद गौरी पे, और उनसे लड़ते हुए ही वो पहाड़ पे ही मारा गया, मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी पाकिस्तान के साल्ट रेंज में ही मर गया, अभी अफगानिस्तान पहुंचा भी नहीं था, भारत से जा चुका था, ठीक है। आ रहा है समझ में? नहीं? तुम्हारे सुनने में प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसको बोला कि तुम यहाँ भारत की देखरेख करो, मैं जाता हूँ अफगानिस्तान। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान जा रहा था, तो जाते समय पाकिस्तान बीच में पड़ेगा तब तो अफगानिस्तान आएगा ना। तो पाकिस्तान में नमक का पहाड़ था, साल्ट रेंज, ठीक है ना। तो जाते समय वहीं पर एक जनजाति थी, ट्राइबल ग्रुप था, जिसका खोखर, खोखर जनजाति थी, ट्राइबल था, उसने इसको मार दिया घात लगा करके, मोहम्मद गौरी मर गया। अब देखो क्या सिचुएशन हो गई। अफगानिस्तान में मोहम्मद गौरी का भतीजा एल्दौस था ना, जिसने विद्रोह किया था, तो मोहम्मद गौरी बीच में ही मर गया, तो वो अफगानिस्तान का राजा बन गया, अपने आप को सुल्तान बना ही रखा था। अब तुम कहो कि मैं कंझावले में सारे जमीनों का मालिक हूं, अब जब तक कोई आपके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा तो आप मालिक हो, यही ना मतलब हुआ। मान लो किसी जमीन का पर आपने कब्जा कर लिया, किसी ने आपको रोक टोक नहीं किया, तो वो आपकी जमीन होगी। तो जो मोहम्मद गौरी का भतीजा था वो तो अफगानिस्तान में राजा बन गया, बना रह गया। और भारत में किसको छोड़ के गया था वो? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अब मोहम्मद गौरी की जगह भारत का राजा बन गया। बात समझ में आ गई? मोहम्मद गौरी बीच में मर गया, एल्दौज वहां का हो गया, और कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो हमको एल्दौज भूल जाना है, मोहम्मद गौरी भूल जाना है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक पे फोकस करना है। मैंने इतनी राम कहानी इसीलिए सुनाई ताकि आपको ये पता चले कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, और ये स्लेव डायनेस्टी किस तरह है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था ना, था ना, और वही राजा बना था उसके मरने के बाद। तो अब उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बन गया भारत का, उसके बाद उसका बेटा 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 इस तरह बनते चले गए। तो इसीलिए दिल्ली सल्तनत में जो फर्स्ट डायनेस्टी थी या वंश था, उसका नाम क्या था? स्लेव डायनेस्टी, दास, गुलाम वंश, हिंदी में गुलाम वंश कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोग के चैप्टर पे भी फोकस करूं, कहीं आगे दाएं बाएं ज्यादा निकल जाऊं, तुम लोग को यूपीएससी पढ़ा दो, तुम लोग का दिमाग कहीं दाएं बाएं हो जाए। अभी मैंने बोलने के लिए नहीं कहा,
डाउट्स हो तब बोलना, अभी चुप हो जाओ। एक बार मेरे को देख लें दो जरा। हाँ, सऊदी अरेबिया अरेबियन कंट्री में है ऐसे। देखो ध्यान दो, चुप रहो। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि स्लेव डायनेस्टी थी, ऐसा कोई राज्य था भारत में और ऐसे कोई राजा थे, पता कैसे चला? ये भी तो बात आएगी ना सामने, हमें कैसे पता उसके बारे में। तो देखो, सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। जितने भी दिल्ली सल्तनत में जितने भी राज्य हुए, जितने राजा हुए, उनके बारे में हमको कैसे जानकारी है। देखो, पहला है कि भारत में इब्न बतूता नाम का एक विदेशी यात्री आया था, फॉरेन ट्रेवलर जिसको कहते हैं, बाहर से घूमने फिरने आया था, बहुत विद्वान था, इब्न बतूता उसका नाम था। अफ्रीका में मोरक्को नाम का एक देश है, मोरक्को, तो उस देश से यहाँ भारत में वो आया। और उस समय भारत में स्लेव डायनेस्टी नहीं, खलजी नहीं, तुगलक डायनेस्टी थी। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक भारत का सुल्तान था। तो उसने थोड़ी बहुत बातें लिखी थी, उसने एक किताब लिखी, इब्न बतूता ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था रहला। उसमें भारत के बारे में उसने बहुत सारी बात बताई, कौन राजा थे क्या थे, तो उससे पता चलता है। उसके बाद हसन नाजमी, हसन नाजमी जो था, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत सारी जानकारी दी कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था। क्या तो क्या गर्मी में मरे हो क्या? मेरी आवाज आप लोग को आ रही है? तमाशे मत करो, मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोग को? बस तो सुनो बेटा, कोई बेचारे गर्मी में मर जाएंगे ना, तू भी सोच उनके बारे में। आदमी का जब पढ़ने में मन नहीं हो ना, तो आदमी को भूत दिखाई पड़ते हैं। तो पहला, इब्न बतूता, मैंने अंडरलाइन किया वीडियो में, आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, उसने बताया भारत में क्या था कैसे था उस समय। उसके बाद हसन नाजिमी, जो कि गजनी से आया था, गजनी कौन, अफगानिस्तान था ना, उसकी राजधानी गजनी थी, कैपिटल वहां से आया था, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। उसके बाद मिनहाज ए सिराज राइटर था उस जमाने का। जैसे मान लो कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, ये सब जब थे ना, दिल्ली में सुल्तानों का राज था, मुस्लिम राजाओं का, उस समय के ये सारे राइटर लोग थे, किताब लिखने वाले। ठीक है, तो इनने बीच में बोल मत दिए, तबाकते नासिरी नाम की एक बुक लिखी, उसके में भी दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी है। ये तुम्हारे पेपर में आएगा गधे, सुन ले ध्यान से, कि सोर्सेज ऑफ दिल्ली सल्तनत क्या है, दिल्ली सल्तनत के बारे में हमको कैसे जानकारी मिलती है। तो ये राइटर्स के बारे में, इब्न बतूता ने जो लिखा उससे पता चलता है तुगलक डायनेस्टी के बारे में। हसन निजामी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया, ठीक है ना। और मिनहाज उस सिराज ने तबाकते नासिरी लिखी किताब, जिसमें भी दिल्ली सुल्तान के बारे में बात की। उसके बाद जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी एक राइटर था। चार नाम तो याद करने हैं, क्या क्या? इब्न बतूता पहला, दूसरा हसन निजामी, तीसरा मिनहाज इस सिराज, और चौथा जियाउद्दीन बर्नी। चार थे मेन ये राइटर, इन्होंने जो लिखा था उसी से हम लोग को दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी मिली। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग आते हैं स्लेव डायनेस्टी पे। आपको पता है कि स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत कब हुई? 1206 में। तराइन का युद्ध में बताऊंगा नहीं, क्योंकि पहले ही समझा दिया था। बीच में मत बोला करो, मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूं ना, मैं तुमको मौका दूंगा, मत बोलो। मैंने ये बता दिया था कि 1206 में, 1206 में किस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बना, क्योंकि मोहम्मद गौरी तो पहले ही मर गया था 1206 में, तो यहाँ का राजा बन गया। अब देखिए क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम जानते हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, और पाइनियर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। गुलाम वंश का जनक कहा जाता था, गुलाम वंश की स्थापना इसी ने की थी।
ये स्लेव डायनेस्टी की, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, हिंदी में भी ऐसा है, इंग्लिश में भी ऐसा है। अजमेर शहर एक है, राजस्थान, आपने नाम सुना हो, मैं गया हूं अभी वहां पे। 2.5 दिन का झोपड़ा नाम का एक छोटा सा मस्जिद बनवाया है, क्योंकि मुस्लिम लोग जब इंडिया में आए तो इंडिया में तो कोई मुस्लिम पहले से थे ही नहीं, तो ये पूजा पाठ अपना इबादत या जो भी नमाज पढ़ना था कहाँ पढ़ेंगे, तो उन्होंने एक हिंदू मंदिर को ही तोड़ करके उसको मस्जिद में बदल दिया, जिसको कहा जाता था 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। भारत की पहली मस्जिद थी वो। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि बड़ा दान देने वाला, दानदार नहीं होता है, दान देने वाला, खुले दिल से दान करता था, जो आ जाए जो मांगे देते, लाखों का दान करने वाले, इसका मीनिंग हुआ डोनर ऑफ लैक्स, लाख बख्श कहा जाता था। उसके बाद इसने क्या किया कि दिल्ली में कुतुब मीनार आपने देखा है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था। और कुतुब मीनार पता है किसके लिए बनवाया था? कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुरु था, जैसे नहीं धर्म गुरु होते हैं जिनको हम लोग बाबा जी कहते हैं, सूफी संत था कोई, उसका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था, इसमें नहीं मिलेगा। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो उन्हीं अपने गुरु जी के नाम पर उसने उस कुतुब मीनार को बनवाया। लेकिन ये पूरी जो बिल्डिंग दिख रही है ना इतनी ऊंची, इसने सारा नहीं बनवाया था, इसने कुछ फ्लोर बनवाए। उसके बाद आगे खलजी डायनेस्टी दिख रही है ना, खलजी डायनेस्टी, उसमें अलाउद्दीन खलजी आया तो उसने कुछ बिल्डिंग बनवाई। और सबसे लास्ट में तुगलक डायनेस्टी आपको दिख रही होगी, तो इसमें फिरोज शाह तुगलक नाम का एक राजा आया बहुत सालों बाद, तो उसने मतलब 3-4 राजाओं ने मिलकर के पूरी की पूरी कुतुब मीनार को बनवाया था। समझ में आ रहा है? तो लेकिन हम लोग कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक से ही जोड़ के रखते हैं, क्योंकि सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1206 में स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कहा जाएगा, और पहला राजा भी था, सुल्तान भी था। इसको लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि लाखों का दान करने वाला था। साथ ही साथ इसने 2.5 दिन का झोपड़ा या कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, इसने बहुत सारे ऐसे काम किए, ठीक है। उसके बाद आपने नाम सुना होगा, हॉर्स पोलो का नाम सुना है आप लोगों ने? घोड़े पे खड़े रहते हैं और एक लंबी सी स्टिक लेके ना बॉल को मारते जाते हैं, हॉर्स पोलो। तो हॉर्स पोलो जो है ये खेलता था। उस समय हॉर्स पोलो का जो नाम था चौगान, उसको क्या कहा जाता था? चौगान। ये कुतुबुद्दीन ऐबक हॉर्स पोलो खेलता था, जिसका नाम था चौगान। तो ये खेल रहा था एक दिन इसी तरह, 1206 में तो राजा बना ही था, खेलते खेलते घोड़े से गिर गया, और घोड़े से ये चौगान खेलते समय जब गिरा ना तो गिर के इसकी मौत हो गई, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत 1206 में ये राजा बना, उसके 4 साल बाद ही 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गया तो मौत हो गई। उसके बाद इसका जो गुलाम था और इसका दामाद भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद तो समझते हैं ना, बटेऊ समझता है, बेटी का हस्बैंड। अब समझ में? नमस्ते। इसको तो मैंने पहले से जानता हूँ, प्रिया को। एक सेकंड। एक से तीन का टाइम मुझे। हुआ क्या कि जैसा कि मैंने आपको बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में मर गया हॉर्स से गिर के। बुक में गलत लिखा हुआ है, आप लोग तो एक बुक पढ़ रहे हो, एक चैप्टर पढ़ रहे हो।
अच्छा खेल कैसे रहा था? बड़ी डंडी रहती है, बहुत बड़ा है, जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, हॉर्स से गिरने के बाद है ना आदमी, और अगर ज्यादा बुढ़ा हो ना तो आदमी के मरने का चांस हो जाता है। अब आप गिरोगे, मिट्टी उट्टी झाड़ के खड़े हो जाओगे, हम गिरेंगे थोड़ा कमर उमर हाथ पांव लेके थोड़ा सा खड़ेंगे, आपसे ज्यादा उम्र के हो गए। अब दादा दादी की उम्र के होंगे तो गिरेंगे तो बोले अब उठना क्या है, भगवान उठा ही लो, है कि नहीं? तो वो बात है। एक्चुअली क्या होता है, घोड़ा से गिरने के बाद है ना, घोड़े के पाँव जो होते हैं ना, अगर उसके नीचे पड़ जाने के आदमी के मरने का चांस होता है। हाँ एज ज्यादा थी उसकी, बुढ़ा था वो, कोई जवान नहीं था। जो भी हो, ये आप लोग से नहीं पूछा जाएगा बुढ़ा था जवान था, कितना बर्थडे मनाया उसने। लेकिन चलिए मैं आपको बता दूं, तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जब मर गया ना, तो उसका जो दामाद था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश चचा बताया था ना आपको बेटा मैंने, आप लोग गलत पढ़ रहे थे, तुमने इल्तुतमिश चचा भी बोल दिया। तो इल्तुतमिश उसका दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। क्या करे, दामाद, बेटी का हस्बैंड, बटेयू दामाद, ये सब नहीं जानते तुम कुछ? कोई बात ना कभी बनोगे तब समझ जाओ। हाँ हम तो बन गए, मेरा तो हो गया जो होना। तो कहने का मतलब है, इल्तुतमिश जब राजा बना वो कुतुबुद्दीन ऐबक से भी काबिल था, बहुत ही ज्यादा स्किल्ड था, उसको राज्य करना अच्छी तरह आता था, उसे ये पता था कि किस तरह से ज्यादा जगहों को जीता जाए। कुतुबुद्दीन ऐबक तो 4 साल राजा ही बना, शुरुआती दौर में राजा बना, तो उसको ज्यादा मौका नहीं मिला। लेकिन इल्तुतमिश जब राजा बना तो उसे ज्यादा मौके मिले, उसके पास सेना बड़ी थी, आर्मी भी बड़ी थी, ज्यादा पावरफुल थी, और उसने जो सल्तनत जो था दिल्ली सल्तनत या स्लेव डायनेस्टी को ज्यादा, उसके इलाके को बढ़ा दिया। बहुत सारे इलाके नए नए जीते और ज्यादा से ज्यादा बढ़ा। उसके राज में विद्रोह भी हुए और उसने कुछ नए नए काम भी किए। जैसे आपको पता है अभी हम लोग करेंसी, पेपर करेंसी रखते हैं, तो उस जमाने में कॉइन्स चलते थे, सिक्के, समझते हैं ना, कॉइन, तांबे का, कॉपर का, है ना, कॉपर का या तांबे का, गोल्ड का, सिल्वर का, ये सारे सिक्के चलते थे। हाँ तो गोल्ड इतना भी आसान नहीं था ना कि सबको मिल जाएगा। जैसे मान लो कि अब जाओगे, मान लो कि आप इल्तुतमिश चचा के समय के हो और अपने आप को लेके चलो दिल्ली में, है ना बेटे, आप मान लो 4 तरबूज खरीदोगे, अब 4 तरबूज के बदले सोने का सिक्का थोड़ी दे दोगे, कुछ कम वैल्यू वाले भी सिक्के तो होंगे ना। अब जैसे अभी आप सोच लो, अगर आपने मान लो कि सरदार की दुकान से एक टॉफी ली 1 रुपए की, 2000 का नोट थोड़ी दे के आ जाओगे, नहीं दे सकते। तो हर चीज की वैल्यू होती थी, तो उसी हिसाब से इन्होंने कॉपर का या तांबे का जित्तल, उसका नाम था जित्तल, और टंका भी कहा जाता था, तो उस नाम के 2 सिक्के चलवाए, कॉइन चलवाई इल्तुतमिश ने। और मैं आपको बताता हूँ, बुक में बेटा आपको कॉइन्स दिखेगी, बुक आप ही के पास है ना, कॉइन्स की फोटो होगी, तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, वीडियो में दिख जाएगा आपको। ये 2 कॉइन्स थी जो इल्तुतमिश के समय में चलाई गई थी, ठीक है, आगे देखिए। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऋतिक के लिए भी, सब बच्चों के लिए भी। इल्तुतमिश ने 2 बड़े काम किए। पहला काम कि जैसे एक बात बताओ, हमारा देश इंडिया है ना, कंट्री बटा हुआ है ना बहुत सारे स्टेट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा है। तो इसने क्या किया, इसका जितना बड़ा राज्य था ना, जो जितने भी इलाके इसने जीते थे, सबको छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया, स्टेट्स में। और उस स्टेट का नाम इसने क्या दिया, इक्ता, ई आधा क और त पे आ की मात्रा, इक्ता, इक्ताओं में बांट दिया। इक्ता क्या थी, इक्ता अ पार्ट ऑफ लैंड। जैसे मान लो कि कंझावले जैसे 200 गांव हो गए तो एक एकता हो गया, और ये एकता दी किसको जाती थी, जो भी मान लो कोई विद्वान आदमी है, कोई मंत्री हो गया, कोई मिनिस्टर हो गया उसके राज्य का, ठीक है, या ऐसे लोग जो सरदार होते थे, समझ रहे हैं ना,
इसके सेना के जो योद्धा होते थे तो उनको वेतन के बदले या सैलरी के बदले वो इलाका दे दिया जाता। जैसे मान लो कि अब कोई भी यहाँ का जैसे आईएएस या आईपीएस अफसर है तो सरकार क्या करती है, उसको सैलरी देती है ना, ठीक है। लेकिन उस समय पैसे ना दे करके क्या किया जाता था, जैसे मान लो कि यहाँ पर 200 गांवों को की देखरेख करने के लिए कोई ऑफिसर अपॉइंट किया गया, ठीक है। उसको उसके साथ क्या किया गया कि इन 200 गांवों से जितना भी टैक्स लिया जाएगा ना, रेवेन्यू टैक्स देता है ना आदमी, वो सारा का सारा टैक्स उसको मिल जाएगा उस इलाके का, तो यही उसकी सैलरी हो जाती है। तो और जिन आदमियों को, जिन लोगों को ये इक्ताएं दी जाती थी या इतने बड़े बड़े लैंड अलॉट किए जाते थे, उनको सौंपे जाते थे, उस आदमियों को इक्तेदार कहा जाता था या मुफ्ती, मुफ्ती या इक्तेदार, ठीक है। उसके बाद इसने जो कॉइन्स का मैंने आपको बताया, तो जो चांदी का सिक्का था ना, चांदी का कॉइन, सिल्वर कॉइन, उसका नाम था, याद कर लेना, टंका। सिल्वर कॉइन को टंका कहा जाता था, और कॉपर या तांबे की कॉइन जो होती थी, जो सिक्का कॉपर या तांबे वाली होती थी, उसको जित्तल कहा जाता था। समझ में आया आप लोग को? टंका और जित्तल, कॉपर के कॉइन को जित्तल और सिल्वर के कॉइन को टंका। अंडरस्टैंड? सिंपल बात है। गोल्ड के कॉइन्स इन्होंने नहीं चलाए थे, इनके समय में गोल्ड इतना अवेलेबल नहीं था कि कोई भी आदमी गोल्ड के सिक्के चला दे, ठीक है ना। तो कॉपर और सिल्वर के ही कॉइन्स चलते थे इनके जमाने। समझ में आ रही है? इससे पहले कोई नहीं चलाता था। केवल मैं मुस्लिम एरा की बात कर रहा हूं, मिडिवियल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप। इंडिया की जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में बटी हुई है। एंशिएंट हिस्ट्री जो 6th क्लास में आपने पूरी पढ़ी, अब पढ़ेंगे मिडिवियल, और जैसे 9th में चले जाएंगे, 10th में जाएंगे, तो आपको केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़। समझ रहे हैं ना? तो बेटा देखो, इल्तुतमिश के बहुत सारे बेटे थे और एक बेटी, रजिया सुल्तान उसकी बेटी का नाम। तो जब इल्तुतमिश की उम्र होने लगी और वो सोचा कि किसे हम राजा बनाए, क्योंकि इसके जितने बेटे थे ना उतने काबिल नहीं थे, स्किल्ड नहीं थे। उसको लगता था कि ये सब राज्य नहीं चला पाएंगे, हमारा इतना बड़ा जो एम्पायर है या देश है, इनसे नहीं चलने वाला। तो इसने क्या किया, इसके मरने के बाद इसका जो इल्तुतमिश का जो बेटा था, रकनुद्दीन फिरोज शाह, रकनुद्दीन फिरोज शाह वही राजा बना। इल्तुतमिश के सारे बच्चों में सबसे बड़ा वही था। पहले तो ये था ना, राजा के मरने के बाद जो सबसे बड़ा बेटा होता था वो राजा बनेगा, तो बनाया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में पता चल गया कि इससे ये राज्य नहीं चलने वाला, तो सब लोगों ने मिलकर के रजिया सुल्तान थी उसको वहां का दिल्ली सल्तनत का राजा बना दिया, ठीक है ना। और जब दिल्ली सल्तनत वालों को राजा बनाया गया, दिल्ली सल्तनत का राजा रजिया सुल्तान को बनाया गया, तो वो पहली औरत थी, पहली वुमेन थी, मुस्लिम वुमेन, जो कि किसी देश की या किसी राज्य की राजा थी। आज यहीं तक रहने देते हैं, कल इस चैप्टर को पूरा करते हैं।